हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं सीए पंकज सरावगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपने इतने अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में एंटर किया है। और ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी। आज हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। पेपर नंबर 11 है आपका। सीएमए इंटर के ग्रुप 2 में ये कवर होता है। तो काफी बच्चे कहते हैं सर, क्या एफएम और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का ये जो पेपर है, क्या ये टफ है, क्या ये डिफिकल्ट है। तो थॉमस फुलर ने कहा है ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बट बिफोर दे आर इजी। हर एक काम इजी बनने से पहले हमेशा टफ होता है। तो आज स्टार्टिंग है हमारी इस कोर्स की, आज हमारी स्टार्टिंग है इस सब्जेक्ट की। तो नो डाउट आज केवल और केवल नाम देख के आपको ये सब्जेक्ट टफ लग सकता है। आपने अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह से सुना होकर कि सर ये सब्जेक्ट टफ है, आपके माइंड में ये हो सकता है कि सर ये टफ है। बट लाइफ में टफ कुछ नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता। टफ तब लगता है जब हम उसको पढ़ते नहीं। सिंपल, मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल दिया करता हूं कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं, तो जो हमारी क्लास टीचर होती है वो जब हमें मैथ्स की टेबल सिखा रही होती है तो टू टू जा 4 होता है, ये सीखने में भी हमें कई दिन लग जाते हैं। उस टाइम पे 2 टू जा 4 को याद करने के लिए हमें काफी मुश्किलें होती है। हम कहते हैं कितना टफ है। लेकिन आज हम से कभी भी पूछ लो 2 टू जा 4 होता है, हम इजीली बता देंगे। कारण क्या है उसके पीछे? सर कारण यह है कि जब हम किसी चीज को अपनी लाइफ में बार बार यूज करते हैं तो वो चीज इजी बन जाती है, वो सब्जेक्ट हमारे लिए इजी बन जाता है। तो बस यही आपके साथ इस सब्जेक्ट में भी होने वाला है। जब हम इस सब्जेक्ट को रीड करेंगे, मैं जब आपको कोई होमवर्क दूंगा, आप सिंसियरली होमवर्क कंप्लीट करोगे, फिर हम इसका रिवीजन करेंगे, अकॉर्डिंगली एग्जाम में जाओगे, आपके लिए ये इजी बन जाएगा। तो ऑल थिंग्स आर डिफिकल्ट बिफोर दे आर इजी, इस बात को याद रखते हुए आज हम अपना सीएमए इंटर का ग्रुप 2 पेपर नंबर 11 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो केवल और केवल एक सिलेबस डिस्कशन है जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है पेपर नंबर 11 के लिए। पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, केवल एक ओवरव्यू दूंगा सिलेबस का आज की क्लास में कि सर ये सिलेबस क्या है, हमें कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरे सब्जेक्ट का नाम क्या है? पूरे सब्जेक्ट का नाम है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। तो एक तरीके से ये दो सब्जेक्ट हैं जिनको मर्ज करके आपका एक पेपर नंबर 11 बनाया गया। इसको शॉर्ट में एफएमडीए बोल दिया जाता है। ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, सिलेबस 2022 में एफएमडीए आया है। जो आपका ओल्ड सिलेबस होता था उसके अंदर एफएम तो था, कॉस्ट के साथ मर्ज होकर, बट डीए का पार्ट नहीं था, दैट इज बिजनेस डेटा एनालिटिक्स नहीं था। तो सिलेबस 2022 में ये नया एक तरीके से बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया एफएम के साथ मर्ज करके। हालांकि बहुत कम वेटेज के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया है, केवल और केवल 20 मार्क्स इसकी वेटेज रखी गई है। एफएम 80% है और जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है इसका केवल और केवल 20% पार्ट ही रखा गया। तो ये जो पेपर आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, दो पार्ट्स में है ये पूरा पेपर, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर किया गया है जिसकी वेटेज काफी हाई है 80%, और बिजनेस से डेटा एनालिटिक्स केवल और केवल 20% वेटेज के साथ कवर किया जाएगा। तो मेजर पोर्शन एफएम का ही रहेगा। हाँ, बीडीए जो है जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप से आपको यहां पे 20% वेटेज दी गई है। सर सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि हमारा जो पेपर आता है, पेपर का नॉर्मली क्या पैटर्न रहता है। हमारा जो पेपर का पैटर्न रहता है, 4 सेक्शन में हमारा पेपर आता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी,
सेक्शन सी और सेक्शन डी। हमारा जो पेपर है वो 4 सेक्शन में आता है। नॉर्मली हमारा जो पेपर है वो 4 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम नॉर्मली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोल देते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सर ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर अपने को शॉर्ट में देना है। जो सेक्शन सी है उसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम बोल देते हैं एलएक्यू, दैट इज लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जिनका हमें थोड़ा सा खुल के लॉन्ग आंसर देना होता है। और जो सेक्शन डी है उसमें केस स्टडी क्वेश्चन आता है, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन आता है। सर आपको आपके एग्जाम में 20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे एक एक नंबर के। सेक्शन बी के अंदर आपको 10 क्वेश्चन, छोटे छोटे 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के देखने को मिलेंगे, तो 20 मार्क्स का आपका सेक्शन ए हो जाएगा। सिमिलरली 20 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो जाएगा। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12-12 नंबर की इसकी वेटेज होगी। हम 12-12 नंबर का सिंगल सिंगल क्वेश्चन नहीं होता, इसमें भी पार्ट बना दिए जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, 6-6 नंबर के कर दिए, एक 8 का, एक 4 का कर दिया, तो 6 क्वेश्चन होंगे, बट उसमें पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 72 मार्क्स का ये पेपर बन जाता है। और सेक्शन डी में आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी। सेक्शन डी में आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी। तो सर इस तरीके से आपका ये पेपर होता है, जो कि सेक्शन डी में 12 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये तो 100 से ज्यादा बन गया, जबकि हमारा तो टोटलिटी में पेपर 100 मार्क्स का ही आता है, तो क्या एफएमडीए का पेपर 100 नंबर से भी ज्यादा का होता है? 100 नंबर से ज्यादा का पेपर जरूर आता है, बट अपने को अटेम्प्ट जो है वो 100 मार्क्स का ही करना होता है। तो जो सेक्शन सी है जिसमें 6 क्वेश्चन है 12-12 नंबर के, इसमें आपको अटेम्प्ट केवल और केवल 4 ही क्वेश्चन करने होते हैं। अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 6, 6 में से 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सर अटेम्प्ट जो है वो आपको सेक्शन सी में 48 मार्क्स का ही करना है। अब आप देख लो सर, 48 का सेक्शन सी है, सेक्शन डी है 12 नंबर का 60, 20 का बी 80 और 20 का ए दैट इज 100। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी, इन तीनों में तो जो क्वेश्चन है करने ही करने हैं। सेक्शन सी में आपको बस 2 क्वेश्चन की चॉइस मिल जाती है, 6 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 मार्क्स के एमसीक्यू, 20 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 48 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन और डी में 12 नंबर की केस स्टडी। सर हमारे माइंड में एक डाउट आ रहा है, क्या ये जो पेपर है एफएमडीए का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, क्या ये प्रैक्टिकल पेपर है या फिर ये थ्योरी पेपर है? तो आपका जो सेक्शन बी है बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, ये आपका थ्योरी रहेगा। सेक्शन बी जो है 20% वेटेज, ये आपका प्योर थ्योरी चलेगा। लेकिन जो सेक्शन ए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलेगा। सेक्शन बी में आपको पूरी की पूरी थ्योरी देखने को मिलेगी, बट सेक्शन ए जो है इसमें वी कैन से सर 75% आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिलेगा और 25% आपको थियरी पोर्शन देखने को मिलेगा। और ये अप्रॉक्स होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 75% आपको अप्रॉक्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 25% अप्रॉक्स आपको थ्योरी देखने को मिलेगा। मतलब वी कैन से सर 80% में 60% जो पार्ट है, मतलब 80 का 75%, टोटल पेपर का 60% प्रैक्टिकल, बाकी थ्योरी चलेगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि सर यहां पे 75% एफएम के अंदर आपको प्रैक्टिकल और 25 का थ्योरी परसेंटेज में, और सेक्शन बी बीडीए जो है ये 100% दैट इज 20% जो भी है 20 मार्क्स का, ये थ्योरी ही आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब एफएमडीए का जो पेपर है सर ये प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल चलेगा, प्रैक्टिकल प्लस थियोरेटिकल चलेगा। और आज की क्लास में हम बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात नहीं करने वाले। आज की क्लास में मैं आपको केवल और केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है 80% वेटेज,
इसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है? 80% वेटेज में सर हमको क्या क्या पढ़ना है? काफी कुछ पढ़ना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो पेपर है हमारा 80 मार्क्स का है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 80 मार्क्स का ही है। टोटल पेपर में 80% क्वेश्चन इसमें से कवर किए जाएंगे, और इसके लिए हमें टोटलिटी में यहां पे इंस्टीट्यूट ने 7 चैप्टर्स दे दिए। ये कहने को 7 होते हैं, लेकिन एक ही चैप्टर के अंदर वो कई कई यूनिट से चैप्टर्स दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए वो काफी लेंदी हो जाता है, हमारे लिए सिलेबस काफी लेंदी हो जाता है। कहने को इंस्टीट्यूट ने बोला है भाई 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर एफएम में दिए हैं, 4 चैप्टर जो है वो आपको बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में दिए हैं। सर ये जो 7 चैप्टर्स हैं वो 7 चैप्टर कौन से हैं? और जैसा कि आपने कहा कि चैप्टर के अंदर भी कई सारे पार्ट्स कर देते हैं ये, तो वो किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लासेस में? देखो, मैं हमेशा कहता हूं भले ही कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो, भले ही कोई सब्जेक्ट थ्योरेटिकल हो, हमेशा सबसे पहला जो चैप्टर होता है किसी भी सब्जेक्ट का वो हमेशा थियोरिटिकल चलता है। हालांकि उसमें पार्ट्स बना के आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल डाल सकते हो, बट मेनली जो पहला चैप्टर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू बताता है। और जो सब्जेक्ट का ओवरव्यू वाली बात होती है वो हमेशा लिखने में तो थ्योरेटिकल ही होता है, हाँ डिस्कशन हम उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर हमें दिया गया यहाँ पे उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एज पर इंस्टीट्यूट का कहना है इसकी वेटेज वो एग्जाम में 5% रखेंगे। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर है, लेकिन 100 नंबर के पेपर की बजाय वो पेपर जब आप चॉइस वाले क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हो तो वो 124 नंबर का पेपर अराउंड बन जाता है। तो 124 में इंस्टीट्यूट कहता है 5% अप्रॉक्स इसकी वेटेज रहेगी, मतलब चैप्टर 1 में से आप 6 नंबर के आसपास क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जो 5% इंस्टीट्यूट ने बोला है ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं रहता, कभी ये कम भी हो जाता है तो कभी ये ज्यादा भी हो जाता है। इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने कहा हमेशा सब्जेक्ट का ओवरव्यू बताया जाता है, तो पहले पार्ट में आपको ओवरव्यू बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू एफएम के नाम से, जिसमें हम देखेंगे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर यहां पे कवर किया गया है वो कवर किया गया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को मैनेज करना, तो सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की काफी रेलिवेंसी होती है। क्यों होती है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सिंपल सा मतलब ये होता है सर जो पैसा होता है, मनी होता है, उसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। और हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज देखते भी हैं। आप अगर आज बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देते हो, एफडी करवा देते हो, से एग्जांपल 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो क्या 1 साल के बाद भी वो पैसा 1 लाख ही रहना है? तो सर आंसर इज नो। उस पे इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो 1 साल के बाद 1,07,000 रुपए बन जाएगा। 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया, 7% आपको अगर उस पे इंटरेस्ट मिलना है तो 1 साल के बाद तो वो 1,07,000 रुपए हो गया। मतलब आज जो 1 लाख रुपए था वो 1 साल के बाद 1,07,000 हो गया। तो सर पैसे की वैल्यू सेम कहां रही? तो मनी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो हम यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, अगर फ्यूचर का पैसा है तो आज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, ये कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं, जो कि आप मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ के भी आते हो। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप फाइनेंस को मैनेज करने की बात करते हो तो सर फाइनेंस को मैनेज करना एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करना हो सकता है, तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो नो डाउट आपको रिस्क फ्री रेट मिलता है। जो 7% रेट आपको बैंक ने एफडी पे बोला उस पर किसी तरीके की रिस्क नहीं है। 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराओ, 1 साल के बाद 1,07,000 मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप कहते हो सर मैं तो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करूंगा,
तो शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, वहां से क्या रिटर्न आएगी कोई श्योरिटी नहीं। यू कैन ओनली एक्सपेक्ट कि सर मुझे 20% रिटर्न मिल जाएगा कि मुझे 15% रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जो भी 15-20 आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो श्योर नहीं है, और जहां पे श्योरिटी नहीं है वहां पे रिस्क है। तो हमें यहां पे रिस्क एंड रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है। सर रिस्क क्या होती है, रिटर्न क्या होती है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट वगैरह किया जा सकता है। तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम यहाँ पे 3 चैप्टर्स में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क एंड रिटर्न। 5% इसके एग्जाम में आप वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ के साथ हमें इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को थोड़ा खुल के बताया है कि इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स का मतलब होता है एफएम का मीनिंग वगैरह क्या है, फाइनेंस का मीनिंग क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। इसके बाद हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या है इसके, साथ में प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है प्रॉफिट को मैक्सिमम करना और एक बिजनेस की वैल्यू को मैक्सिमम करना। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अलग से भी पढ़ रहे हैं। और साथ में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है वो होता है सीएफओ का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमें देखना है सीएफओ का रोल क्या होता है इन अमर्जिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें सीएफओ का क्या रोल है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू एफएम में, और ये प्योर थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। पहला जो पार्ट है ये आपको प्योर थियोरिटिकल देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकंड जो हम देखेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हम देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जैसा कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि सर मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। तो इसमें हम रैशनल देखेंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट की टेक्निक्स देखेंगे, साथ में फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें अगर एक सिंगल कैश फ्लो है। मतलब अगर मैं कहूं सर आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, 10% अगर मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलना है तो 1 साल के बाद कितना पैसा होगा। या मैं कहूं 1 साल के बाद 1,10,000 रुपए है, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आज उसकी क्या वैल्यू है। तो मैं एक सिंगल कैश फ्लो की बात कर रहा हूं, आउटफ्लो या इनफ्लो की, और उसकी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूं। सिंगल अमाउंट 1 लाख, लेकिन कई बार ये अमाउंट एन्युटी होती है। मतलब मैं कहूं कि मैं अपने बैंक में हर साल 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट कराऊंगा 5 साल तक। मैं अपने बैंक अकाउंट में हर साल 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट कराऊंगा 5 साल तक। तो अगर आप एक सेम अमाउंट 1-1 लाख रुपए कहीं पे भी डिपॉजिट कराते हो, कहीं से भी विड्रॉ करते हो, तो वो जो सेम अमाउंट है उसको एन्युटी बोला जाता है। और परपीचुइटी क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं कि मैं 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट कराऊंगा इस श्योरिटी के साथ नहीं कि कितने सालों तक, तो फिर उसको परपीचुइटी बोला जाता है। परपीचुइटी का मतलब होता है फॉरएवर। जब हमारे पास किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी भी कैश फ्लो को लेकर एक लाइफ सर्टन नहीं होती कि कितने सालों तक मुझे पैसा आएगा या कितने सालों तक मैं पैसा दूंगा, तो उस सिचुएशन को परपीचुइटी बोला जाता है। तो हमें फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो की, एन्युटी की और परपीचुइटी की कैलकुलेशन देखनी है। ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। इसके बाद हम CAGR का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। देन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है। यू कैन से सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और जो तीसरा पार्ट होगा रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न, तो इसमें हम वेरियस कॉनोटेशंस ऑफ रिटर्न देखेंगे। एक्चुअल में रिटर्न को कई तरीके से मेजर किया जा सकता है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक्स एंटी एंड एक्स पोस्ट रिटर्न। एंटी, एक्स एंटी का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न की कैलकुलेशन करना। तो रिटर्न हम कैलकुलेट कर सकते हैं पास्ट की एक्चुअल बेसिस पे और फ्यूचर की एस्टिमेटेड बेसिस पे। साथ में हम रिस्क देखेंगे कितने तरीके की हो सकती है। सर रिस्क कई तरीके की होती है, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क,
अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके की रिस्क आपको देखने को मिल सकती। इसके बाद यहाँ पे रिस्क की कैलकुलेशन की बात भी की गई है, रिस्क और रिटर्न की। इसका मतलब इसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। और रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करने का एक मॉडल होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वी कैन से सर रिस्क एंड रिटर्न जो है वो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। मतलब पहला जो चैप्टर है उसमें भी थोड़ा सा पार्ट ही थ्योरेटिकल है, बाकी आपको प्रैक्टिकल पोर्शन देखने को मिल जाएंगे। 3 चैप्टर कवर किए हैं इसमें, 3 में से आपको 2 तो यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने को मिल ही रहे। इसका मतलब थ्योरी पोर्शन पहले चैप्टर में कम ही है, लेकिन जो सेकंड चैप्टर है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स। इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्थाएं, बैंकिंग, आरबीआई, एनबीएफसी, ये क्या है? इंस्टीट्यूशंस है। और इंस्ट्रूमेंट्स सर डिबेंचर्स, शेयर्स, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पे फाइनेंस का लेन देन होता है। एक बैंक है, बैंक भी फाइनेंशियल मार्केट में ही कवर होता है क्योंकि वो भी तो बैंक का लेन देन ही करता है। तो इसके अंदर हम 3 पार्ट्स में डिस्कशन करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। सर पूरा का पूरा टॉपिक आपको थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा और इसकी जो वेटेज इंस्टीट्यूट ने हमें बताई है वो 10% बताई है। मतलब 100 में से 10 नंबर के क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 2 में से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि मैंने पहले भी बोला ये अप्रॉक्स होता है, कम भी हो सकता है 10 से, तो 10 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला चैप्टर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिक्सअप चलेगा, बट सेकंड जो है वो प्योर थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। सर ये जो थ्योरी टॉपिक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इनमें हमें क्या देखना है? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमें आरबीआई की बात करनी है, कॉमर्शियल बैंक्स की बात करनी है। कॉमर्शियल बैंक्स ये सब होते हैं आप जो देखते हो, एसबीआई, पीएनबी वगैरह। एनबीएफसीज की बात करनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, लाइक आप इंडिया बुल्स सुनते हो, आईआईएफएल सुनते हो, जो होम लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गोल्ड लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें कवर हो जाती है, पेंशन फंड भी इसमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, एआईएफ, एंजिल्स, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स, सेबी रेगुलेशंस भी हम यहां पे देखेंगे, इंक्लूडिंग एआईएफ सर्कुलर्स। तो सर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, और मैं पहले ही बोल चुका हूं ये सारे के सारे थियोरी टॉपिक्स हैं। टोटल सारे के सारे ये थियोरी टॉपिक्स है। जो सेकंड पार्ट आप देखोगे चैप्टर 2 में वो होगा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट और कैपिटल मार्केट जो है इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो कैपिटल मार्केट में भी हमें थ्योरी ही पढ़नी है, बट क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे? सर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट। हमें यहां पे प्राइमरी मार्केट पढ़ना है। प्राइमरी मार्केट नॉर्मली जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो वो सबसे पहली बार शेयर पब्लिक में आ रहे हैं, तो जब कंपनी से पब्लिक में शेयर आते हैं वो प्राइमरी मार्केट है। लेकिन जब पब्लिक अपने शेयर किसी दूसरी पब्लिक को बेचती है, मतलब मान लो एक कंपनी ने आईपीओ निकाला और मैंने उसमें शेयर खरीद लिए, तो जब कंपनी ने मेरे को शेयर दिए वो प्राइमरी मार्केट में मेरे को मिले। अब मेरे पास जो शेयर है मैं वो मिस्टर ए को बेच दूं, बी को बेच दूं, अब जो मैं शेयर मार्केट में डील कर रहा हूं वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो डिस्कस करने हैं। इसके अलावा हमें देखना है कंपलसरी, ऑप्शनली, कन्वर्टिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। काफी सारे कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक आपने कन्वर्टिबल डिबेंचर सुना होगा, वो कंपलसरी कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं तो ऑप्शनली कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, उनकी हम यहां पे बात करेंगे। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स देखेंगे, यूरो बॉन्ड का जिक्र करेंगे, मसाला बॉन्ड क्या होते हैं वो सुनेंगे, स्पाइस बॉन्ड, रोलिंग सेटलमेंट कैसे होता है शेयर मार्केट में, क्लियरिंग हाउस का क्या काम होता है शेयर मार्केट में वो देखेंगे। आप सभी को आइडिया है कहीं ना कहीं कि आजकल फिजिकल शेयर्स नहीं होते, डीमैट अकाउंट होता है। तो सर डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है,
डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होते हैं, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये जो डिपॉजिटरीज है इनका क्या सिस्टम होता है वो डिस्कस करेंगे। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, बुक बिल्डिंग कैसे होती है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होते हैं, ये सारा हम जिक्र करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है इक्विटी का, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैसे होता है, ये लॉ वगैरह से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन शेयर मार्केट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से आपको एफएम में भी देखने को मिल रहे हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है सर, क्या वो लीगल है, इलीगल है, वो हम जिक्र करेंगे। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बताती है। सिबिल स्कोर क्या होता है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ही बताता है। तो क्रेडिट रेटिंग के मेथड्स क्या होते हैं, रेटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है इंडिया में जो कि क्रेडिट रेटिंग देती है, वो हमें डिस्कशन करना है। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो कि थ्योरी होगा, सारा का सारा थ्योरी होगा, ये हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट में। और जैसे कैपिटल मार्केट है वैसे मनी मार्केट है। मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट डील किए जाते हैं वो होते हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स, ये 2 बार कॉपी हो गया कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी, एफडी की तरह ही होते हैं बट मनी मार्केट में होते हैं। रेपो रेट आपने सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट, हर 3 महीने से जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है, जो हमारे इंडिया के जो एफएम है वो हमें रेपो और रिवर्स रेपो रेट बताते हैं। जो इंडिया के फाइनेंस है, इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमें रेपो रिवर्स रेपो रेट बताते हैं, जो कि 3-3 महीने से बताए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज होती है, वो बैठ के मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। देन हर 3 महीने से हमें रेपो रिवर्स रेपो ये रेट बताए जाते हैं, जिसके बेसिस पे इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। आप कहते हो सर होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि रेपो रेट बढ़ जाता है इस वजह से बढ़ गया। आप कहते हो कम हो गया, क्यों कम हो गया, रेपो रेट कम हो जाता है इस वजह से हो जाता है। प्रोमिसरी नोट का जिक्र करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देखेंगे। तो ये जो सेकंड चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन फाइनेंशियल मार्केट, इसके 3 पार्ट हैं और पूरा का पूरा टोटली ये थियोरिटिकल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर आएगा दैट इज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। सर इसकी वेटेज अच्छी दी है, इंस्टीट्यूट ने 15% वेटेज दी, क्योंकि इसके अंदर काफी सारा प्रैक्टिकल है और ये यू कैन से सर ये प्रैक्टिकल ही है। तो इसमें हमें देखना है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड किस तरीके से शो किया जाता है। साथ में हमें यहाँ पे रेशियो एनालिसिस भी पढ़ना है, जो कि आप 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो। फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है जो आपके लिए नया होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है जो कि आप 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के आते हो। तो चैप्टर नंबर 3 जो है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये प्योर प्रैक्टिकल एक चैप्टर है जिसमें आपके 4 पार्ट्स किए गए हैं। सर एक तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस हमें देखना है कैसे होता है, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो और फंड फ्लो। कैश फ्लो आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 देखने को मिलता है। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, देखो पहला जो पार्ट है इसमें इंस्टीट्यूट ने अलग से कुछ नहीं बोला कि क्या पढ़ना है। तो सर अपने को यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस ही पढ़ना है। इसके इंटरनल मैटर अलग से कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में 2 पार्ट किए गए हैं कि इसमें आपको रेशियो एनालिसिस तो पढ़ना ही है जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो वो, प्लस थोड़ा एडवांस्ड। इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस में फाइनेंशियल स्कोर्स भी पढ़ने हैं, जो कि कई ऑथर ने हमें बताए, जिसमें से 3 यहाँ पे कवर किए गए हैं। ऑल्टमैन्स जेड स्कोर, बेनिश एम स्कोर, पायोट्रॉस्की एफ स्कोर। तो सर जेड स्कोर, एम स्कोर और एफ स्कोर फाइनेंशियल स्कोर्स भी यहां पे हमें पढ़ने हैं, जो कि आपने पहले कभी भी नहीं पढ़े हुए होते। बाकी फंड फ्लो और कैश फ्लो में ऐसा कुछ नहीं। फंड फ्लो में फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है, तो कैश फ्लो में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो चैप्टर नंबर 3 की वेटेज आप एग्जाम में 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो। सर 100 में से 15 नंबर तक के क्वेश्चन आप चैप्टर नंबर 3 में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए। लेकिन 4 चैप्टर भी, तो एक तरीके से 4 चैप्टर कवर कर दिए इन्होंने इसके अंदर। इसके बाद अगर हम चौथे चैप्टर पे मूव करेंगे, तो चौथे चैप्टर में हम देखेंगे सर एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंड की जरूरत होती है तो वो फंड कहां कहां से लेकर आ सकती है,
दीज आर नॉन एज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर फंड की जरूरत है, क्या वो डिबेंचर से लेकर आए, प्रेफरेंस से लेकर आए, इक्विटी शेयर इश्यू करके लाए, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब कहीं से भी फंडिंग लेकर आओ सर, उसके बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर सिंपल से एग्जांपल लूं, अगर आप बैंक से लोन लेकर आते हो, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। तो चैप्टर नंबर 4 को आप यहां पे दो पार्ट में देख सकोगे सर। एक होगा सोर्स ऑफ फाइनेंस, फंडिंग कहां कहां से रेज की जा सकती है, और एक हम देखेंगे सर जो हम फंडिंग रेज करते हैं उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट कीजिए। सर क्या ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है? तो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस का पार्ट है ये आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट है ये आपको प्योर प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। तो सर यू कैन से चैप्टर नंबर 4 जो है दिस इज द मिक्स ऑफ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, और इसकी वेटेज अच्छी है। 10% आप इसकी वेटेज एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हो। 100 में से 10 नंबर के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से आपको एग्जाम में दिख सकते हैं। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है उस पे जाने से पहले हमें बताया गया कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी देखने को मिलेंगे, तो शॉर्ट टर्म भी। सर मुझे 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, तो वो होगा शॉर्ट टर्म, कहां से फंडिंग रेज कर सकता हूं। अगर आपको 10 साल 20 साल के लिए पैसा चाहिए, वो होंगे लॉन्ग टर्म फंडिंग। सर कहां से पैसा रेज किया जा सकता है। साथ में हम यहाँ पे फाइनेंसिंग ए स्टार्टअप भी देखेंगे कि एक स्टार्टअप को किस तरीके से आप फाइनेंस कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और क्राउड फंडिंग के थ्रू। स्टार्टअप के लिए आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडिंग और क्राउड फंडिंग भी देखोगे। सर एक स्टार्टअप को फंडिंग करते वक्त एआईएफ और क्राउड फंडिंग कैसे आप रेज कर सकते हो मार्केट से। और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट है उसमें हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग देखना होता क्या है, जो कि बहुत सिंपल होता है। सर आप मार्केट से कोई भी कैपिटल रेज करते हो, डिबेंचर इश्यू करके कैपिटल रेज कर लिया, उसके बदले में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और साथ में हमें यहाँ पे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन करनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। इसी वजह से मैं कह रहा हूं ये प्रैक्टिकल है और यहां पे आपको ये थ्योरी पोर्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 है वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग एक्चुअल में एक टेक्निक है, एक मेथड है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए यूज करती है। एग्जाम में इसकी अच्छी खासी वेटेज है। 15% क्वेश्चंस आप इस चैप्टर नंबर 5 में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक लेंथी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 15% तक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 100 में से 15 नंबर के क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो 3 डिसीजन के आसपास घूमता है। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। तो ये वाला जो पार्ट है कैपिटल बजटिंग, ये आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता है। ये आपको बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है। अब फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करना चाह रहे हैं पैसा इन्वेस्ट करें या ना करें, तो वो कैपिटल बजटिंग चैप्टर का सहारा लेते हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल 5 साल 10 साल, इस तरीके से आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालना चाह रहे हो, आप कैपिटल बजटिंग की हेल्प से डिसाइड कर सकते हो पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। वेटेज अच्छी है। सर कैपिटल बजटिंग प्रैक्टिकल है कि थ्योरी है? तो कैपिटल बजटिंग आपको एक प्रैक्टिकल चैप्टर देखने को मिलेगा जिसमें हमें कुछ ये टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल बजटिंग होता क्या है इंट्रोडक्शन में। देन हमें यहां पे कुछ कैश फ्लोज की फोरकास्टिंग करनी होती है कि जब फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, तो वो ये एस्टिमेट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो वहां से हमें क्या इनफ्लोज आने की उम्मीद है। तो फाइनेंस मैनेजर कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज यहां पे एस्टिमेट करते हैं, तो वो हम यहां पे एस्टिमेशन देखेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अकाउंट्स में जो प्रॉफिट बोलते हो और हम यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कैश फ्लो वर्ड यूज कर रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैश फ्लो और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। साथ में यहाँ पे काफी सारी मेथड्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको इवेल्युएशन टेक्निक बोला जाता है कि सर डिसीजन लेने के तरीके, इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, कोई एक सिंगल मेथड नहीं है, काफी सारे मेथड्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं
जिनको दो पार्ट में यहां पे डिवाइड किया जाता है, एक होता है नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स और एक होता है डिस्काउंटेड टेक्निक्स। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे मैं आपको बोल रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट कि सर पैसा जो होता है उसकी मनी की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। अब कुछ ऑथर क्या करते हैं, कुछ ऑथर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं करते। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर नहीं किया जाता तो यहां पे उसको नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स बोला जाता है, नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स बोला जाता है। और जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हो, इस बात को आप मानते हो कि सर मनी की वैल्यू इक्वल नहीं होती, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, तो उन टेक्निक्स को, उन मेथड्स को डिस्काउंटेड मेथड्स बोला जाता है। डिस्कस करेंगे, काफी सारे मेथड्स हैं और साथ में हमें एक हर्डल रेट डिस्कस करना है इन कॉन्ग्लोमरेट इन्वायरमेंट, हर्डल रेट इन ए कॉन्ग्लोमरेट इन्वायरमेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें कैपिटल बजटिंग में डिस्कस करने, मेनली मैं कहूंगा प्रैक्टिकल है, 15 नंबर तक के क्वेश्चन आप 100 में से एक एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एक्चुअल में जो चैप्टर नंबर 5 है कैपिटल बजटिंग, वो हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिखाता है। तो ये जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट का चैप्टर है, ये हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिखाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिखाता है। आप सबके लिए ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल वर्ड जो है वो नया नहीं होना चाहिए। सर वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जिस कैपिटल की जरूरत होती है, और डे टू डे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल की जरूरत होती है। इसकी वेटेज भी अच्छी है, 15% है, बट इस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर में काफी सारे टॉपिक्स इंटरनली कवर किए गए। तो सर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर हमें इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल देखना है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है, प्रैक्टिकल है या थ्योरी। अगर मुझसे पूछोगे तो सर ये प्रैक्टिकल चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। अब जो वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल का आप लोगों को मतलब पता होता है सर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है, अगर आपको वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है तो सिंपल आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहां पे अलग अलग टॉपिक्स है करंट एसेट को मैनेज करने के और करंट लायबिलिटी को मैनेज करने के। सर रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स डेटर्स। पेबल मैनेजमेंट, इट इज ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर कैश इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। तो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने का मतलब है आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को मैनेज कर लो, वर्किंग कैपिटल आपकी ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगी। और आपको देखने को मिलेगा वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग की जरूरत है तो वो किस तरीके से वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करवा सकती। तो इसके लिए कुछ कमिटीज वगैरह हैं, टंडन एंड कोर कमिटी लाइक, जिन्होंने हमें कुछ मेथड्स बताए हैं कि फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहां पे अलग अलग टॉपिक भी बताए हैं। सर इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल में क्या क्या पढ़ेंगे हम? इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले तो हम थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग पढ़ेंगे, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल का। साथ में वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो वो डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है एक होता है कैश साइकिल, वो डिस्कस करेंगे। और साथ में वर्किंग कैपिटल की एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अमाउंट की जरूरत होगी उसको हम एस्टिमेट करके देंगे। सर ये इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या थ्योरी है? तो आंसर इज नो। सर ये आपको प्रैक्टिकल ही देखने को मिलेगा। इसमें हम वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल की एक ऑर्गेनाइजेशन को कितनी अमाउंट की जरूरत होती है, ये प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद रिसीवेबल मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अलग अलग कोई टॉपिक नहीं है। आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट में डेटर्स मैनेज होते हुए देखने को मिलेंगे, तो पेबल मैनेजमेंट में आपको क्रेडिटर्स मैनेज होते हुए देखने को मिलेंगे, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको स्टॉक मैनेजमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी बताया जाएगा
कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन कैश अपने पास जो होल्ड करती है उसके पीछे क्या मोटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? लिक्विडिटी मेंटेन करना, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो। कैश मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हो आप, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ में कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स अपने को पढ़ने हैं जो कि प्रैक्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे सर ये थ्योरी है कि प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ही आपको यहां पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको कैश बजट और कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स देखने को मिलेंगे कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन कैश को किस तरीके से मैनेज करके चलती है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश फालतू पड़ा हुआ होना अच्छा नहीं है, तो कैश की कमी होना भी अच्छा नहीं होता। कैसे मैनेज किया जाए, ना तो हमारे पास ज्यादा सरप्लस हो और ना ही हमारे पास कभी शॉर्टेज है। इसके अलावा जो लास्ट टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, दैट इज फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल। तो फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल में हमें देखना है कि सर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मंथली कैश फ्लो फोरकास्ट कर सकती है कि मंथली हमें कितने कितने कैश की जरूरत होगी। साथ में जैसे कि मैं बात कर रहा था टंडन एंड कोर कमेटी वगैरह की, तो हमें कुछ मेथड्स बताए गए हैं कि अगर हम बैंक के पास वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं तो बैंक से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना फाइनेंस करवा सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को बोला गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, एमपीबीएफ। उसकी कैलकुलेशन देखनी है कि आप कहते हो 10 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, क्या 10 लाख आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है कि बैंक से आप ज्यादा से ज्यादा कितना वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करवा सकते हो। इसमें भी कॉमर्शियल पेपर का कॉन्सेप्ट है जो कि पीछे आपको इंस्ट्रूमेंट्स में देखने को मिल रहा था। और साथ में हम यहाँ पे एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग की भी बात करेंगे, प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट। कि सर शिपमेंट से पहले अगर अपने को वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत हो, शिपमेंट के बाद अपने को कोई जरूरत होती है, किस तरीके से हम उसकी फाइनेंसिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक पैकिंग क्रेडिट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। तो दीज आर द टॉपिक्स जो कि हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करने, और ये सारे के सारे टॉपिक्स मिलाकर आपसे एग्जामिनर 15% की वेटेज बोल रहा है। मतलब 15 नंबर तक के क्वेश्चन आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा लास्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑफ ए फर्म। जो कि मैं आपको बोल रहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं। एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होता है डिविडेंड डिसीजन, और एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इस चैप्टर का नाम जरूर फाइनेंसिंग डिसीजन रखा गया, वेटेज 10% रखी गई है। प्रैक्टिकल थ्योरी पूछोगे तो प्रैक्टिकल है, बट इसके अंदर डिविडेंड डिसीजन भी कवर कर लिया। तो डिविडेंड डिसीजन का अलग से चैप्टर ना रख के चैप्टर नंबर 7 के अंदर ही इन्होंने मर्ज कर दिया, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करना चाहती है कि हमारी कैपिटल के अंदर कितना डेट और कितना इक्विटी हो ताकि हमारे बिजनेस के लिए वो बेटर हो। तो हम एक चैप्टर देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्टैकिंग का, जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल के स्ट्रक्चर में डेट कितना और इक्विटी कितना हो ताकि बिजनेस को प्रॉफिट मैक्सिमम हो और ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ, दैट इज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, भी मैक्सिमम आपको देखने को मिले। इसके अलावा हम यहां पे एक चैप्टर देखेंगे लेवरेज एनालिसिस, जिसमें हम एक बिजनेस की ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करते हैं। साथ में हम ईबीआईटी और ईपीएस का रिलेशन देखेंगे। ईबीआईटी की फुल फॉर्म और ईपीएस की फुल फॉर्म आई थिंक आप लोगों को पता होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर। तो हम इसमें डिस्कस ये करेंगे कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से फंडिंग रेज करती है, अगर वो इक्विटी से फंडिंग रेज करती है तो ईपीएस पे उसका क्या इंपैक्ट आता है, अगर वो डेट से लेकर आती है तो अर्निंग पर शेयर पे क्या इंपैक्ट आता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू करके लेकर आती है उसका ईपीएस पे क्या इंपैक्ट आता है। तो वो हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। और एक चैप्टर आपको यहां पे देखना है डिविडेंड डिसीजंस एंड डिविडेंड थ्योरीज। डिविडेंड डिसीजन एंड डिविडेंड थ्योरीज में आप देखोगे कि सर कई ऑथर्स हैं लाइक वॉल्टर, मोदी ग्लानी मिलर, एमएम अप्रोच, गॉर्डन मॉडल, कुछ मॉडल्स हैं जिन्होंने हमें ये एनालाइज करना बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड कम देती है, ज्यादा देती है, कितना डिविडेंड देती है, तो उसका मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पे क्या इंपैक्ट आता है। तो वो हम यहां पे डिविडेंड डिसीजन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 है इसको हम मेनली 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं।
इंस्टीट्यूट ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बट मैं अपनी क्लासेस में इसको 4 चैप्टर में करवाता हूं। एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्टैकिंग, लेवरेजेस हम अलग करवाते हैं, और ईबीआईटी ईपीएस हम अलग करवाते हैं, और डिविडेंड डिसीजन अलग करवाते हैं। तो मेनली क्लासेस में हम इसको 4 चैप्टर में डिवाइड कर लेते हैं। अब ये भी बताया कि इंटरनली कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कैपिटल स्टैकिंग में आप क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने वाले हो। तो सर इसमें हम एक कोलेटरल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेट्स वगैरह से रिलेटेड होता है। एक हम कोविनेंट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, नेगेटिव कोविनेंट्स, क्रॉस डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैपिटल स्टैकिंग देखेंगे, रिस्क एनालिसिस देखेंगे, सीनियर एंड जूनियर डेट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज देखेंगे, लाइक नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, ये ट्रेडिशनल अप्रोच। ये कुछ थ्योरीज हैं जो हमें एक बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाती है कि सर कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा तो बिजनेस की वैल्यू क्या आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो लेवरेज एनालिसिस है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है, इसके इंटरनल टॉपिक इंस्टीट्यूट ने नहीं बताए। डिविडेंड डिसीजन और डिविडेंड थ्योरीज भी एक सिंगल चैप्टर की तरह हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो सिलेबस है उसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। बट अगर मैं टोटलिटी में बात करूं इन 7 चैप्टर्स को, तो सर एक चैप्टर हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दूसरा चैप्टर हो जाता है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तीसरा चैप्टर हो जाता है आपका रिस्क एंड रिटर्न, इसके बाद चौथा चैप्टर हो जाता है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पांचवा चैप्टर आपका हो जाता है कैपिटल मार्केट, सिक्स्थ चैप्टर हो जाता है आपका मनी मार्केट, इसके बाद आपका 7th चैप्टर हो जाता है कंपैरेटिव कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस, 8th चैप्टर हो जाता है आपका रेशियो एनालिसिस, 9th चैप्टर हो जाता है आपका फंड फ्लो, 10th चैप्टर हो जाता है आपका कैश फ्लो। तो ये दिखने में इंस्टीट्यूट ने बोला है 7 चैप्टर है, लेकिन ये 7 चैप्टर एक्चुअल में 7 नहीं है। इसके अलावा 11th चैप्टर हो जाता है आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, 12th चैप्टर आपका बन जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, 13th हो गया कैपिटल बस्टिंग। इसको भी आप 2 पार्ट में कर सकते हो, कैश फ्लो की कैलकुलेशन आप चाहो तो अलग कर सकते हो 13th पार्ट में, और ये जो टेक्निक्स है इसको आप अलग कर सकते हो 14th पार्ट में। देन वर्किंग कैपिटल जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल अलग हो जाता है, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल आप अलग ले सकते हो 15th पार्ट, रिसीवेबल अलग हो जाता है 16, पेबल अलग हो जाता है 17, इन्वेंट्री अलग हो जाता है 18, और कैश अलग हो जाता है 19, और फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल आप चाहो तो इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के साथ कवर कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो अलग करना तो इसको भी अलग 20th चैप्टर कर सकते हो। इसके अलावा ये आपका अलग हो जाता है, लेवरेज अलग हो जाता है, ईबीआईटी ईपीएस अलग हो जाता है, डिविडेंड अलग हो जाता है। तो सर दिखने में 7 चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर आप इसको टोटलिटी में देखोगे तो ये अराउंड 24 चैप्टर के आसपास कवरेज है, 24 चैप्टर्स की कवरेज है। तो 80% की जो वेटेज है, आप ये बिल्कुल मत सोचना सर 7 ही तो चैप्टर है, नहीं, ये 7 चैप्टर एक्चुअल में 7 नहीं है। ये जब आप आगे से आगे ब्रॉडली इसको कैटेगराइज करते हो तो ये 24 चैप्टर्स में कवरेज हो जाती है। अभी तक जो हमारे रिजल्ट्स हैं, हाईएस्ट 95 मार्क्स हैं, हाईएस्ट जो मार्क्स हैं अभी तक मेरे किसी स्टूडेंट्स के वो 95 है। 2 स्टूडेंट्स हैं, आस्था एंड सोनू, दोनों के ही 95 एंड 95 है। और मेरा टारगेट हर एक बच्चे के साथ जो एवरेज से एवरेज स्टूडेंट है उससे भी मेरी एक्सपेक्टेशन है 60+ मार्क्स की। और अगर आप हमारे साथ चलते हो, हमारे साथ का मतलब जिस दिन आप हमारी क्लास देखते हो और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले रिवीजन कर लेते हो, उसका जो आपको होमवर्क दिया गया वो आप होमवर्क कर लेते हो, और एग्जाम से पहले अगर आप 3 रिवीजन निकाल लेते हो, एग्जाम से पहले आप 3 रिवीजन कर लेते हो सब्जेक्ट का, तो आप ये जो ब्लैंक लाइन ऊपर मैंने छोड़ी हुई है इसमें आपका नाम पॉसिबल है। मतलब आप अगर हमारे साथ साथ स्टडी करोगे, होमवर्क कर लोगे, तो भी आप 60+ मार्क्स लेकर आ सकते हो, अगर आप स्टडी डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप हमारे साथ साथ डिसिप्लिन के साथ स्टडी करते हो,
प्रॉपर होमवर्क करते हो, एग्जाम से पहले 3 रिवीजन निकाल लेते हो, तो 95 प्लस मार्क्स भी पॉसिबल है, 90 प्लस मार्क्स पॉसिबल है, 95 प्लस मार्क्स भी पॉसिबल है। तो बस मेरा टारगेट तो 95 प्लस का ही रहेगा, बाकी आपका टारगेट क्या है उसके हिसाब से आपको रिवीजन करने। अगर आपको लगता है सर 60 मेरे लिए काफी है, आप एक रिवीजन कर लो। होमवर्क करना पड़ेगा, क्लास डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, एक रिवीजन कर लो। अगर आपको सर 80 प्लस का टारगेट है, आप 2 रिवीजन करो, क्लास डिसिप्लिन के साथ, होमवर्क प्रॉपर, वीडियो से पहले रिवीजन, देन एग्जाम से पहले एक बार बीच में 2 बार रिवीजन निकाल लो, 80 प्लस लेकर आ सकते हो। 3 बार या उससे ज्यादा रिवीजन करोगे 90 प्लस 95 प्लस आप मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो मेरा टारगेट तो 95 प्लस का ही है, आपका जो टारगेट है आप अपने अकॉर्डिंगली स्टडी कर सकते हो। पहली रो मैंने आपके नाम के लिए ही छोड़ी हुई है, वेटिंग फॉर द बेस्ट, कि किसी स्टूडेंट्स के 95 प्लस मार्क्स आए, और ये जो लाइन है ये हम यहां पे फिल कर। अगर 100 आउट ऑफ 100 आएगा तो आपसे ऊपर कोई नहीं जा सकता, बट अगर आपके 96 97 आते हैं तो उससे ऊपर भी किसी का नाम हो सकता है। तो आज की जो क्लास थी, आज की क्लास का मेरा मेन पर्पस क्या था सर? आज की क्लास का मेरा मेन पर्पस था कि हमारा जो सीएमए इंटर ग्रुप 2 का पेपर नंबर 11 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, एज पर सिलेबस 2022, उसका सिलेबस क्या है। 2 पार्ट है नो डाउट उसके, एफएम और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, बट आज मैंने आपके साथ केवल और केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस का डिस्कशन किया है। इंस्टीट्यूट ने नो डाउट 7 चैप्टर बताए बस, बट उसके अंदर जो इंटरनल मैटर है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन से सर 7 चैप्टर नहीं, हमें यहाँ पे अराउंड अप्रोक्स 24 चैप्टर्स में कवरेज अपने पूरे सिलेबस की करनी है, 80% कवरेज के लिए। तो दिस इज योर सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम ऑफिशियली अपना एफएम का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करेंगे, और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स के बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम एफएम खत्म कर लेंगे। उसके बाद जब हम बीडीए स्टार्ट करेंगे 20 मार्क्स के लिए, 20% के लिए, तो मैं आपको पहले बीडीए का एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ओवरव्यू, देन हम अपना ऑफिशियल सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ऑफिशियली अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।